નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે દર્શક મિત્રો સૌથી પહેલા તો સ્પાર્ક ટુડેના તમામ જે દર્શકો છે એમને ગણતંત્ર દિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ 26 જાન્યુઆરી લોકોના મનમાં હજુ બી કન્ફ્યુઝન છે કે આ 26 જાન્યુઆરીના દિવસે ગણતંત્ર દિવસ તો મનાવવામાં આવે છે આ પણ 26 જાન્યુઆરીની શું છે ખાસિયત અને આ દિવસે શું થયું હતું આના પર વધારે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ મકવાનાજી છે નવીન પટેલજી છે એમની સાથે વાત કરીશું અને પૂર્વ ભારતીય અખિલ ભારતીય પૂર્વ સૈનિક સેવા પરિષદના પ્રેસિડેન્ટ પણ છે ગુજરાતના એમની સાથે જ વાત કરીશું મકવાના સર સૌથી પહેલા ये जो कन्फ्यूजन है 26 जनवरी हम बोल तो देते हैं सब सोशल मीडिया पे डाल भी देते हैं एक्चुअली है क्या। जी, सर्वप्रथम स्पार्क टुडे का धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मेरी बात शुरू करने से पहले मैं भारतवासी, गुजरात राज्य और बड़ौदा के लोगों को 74वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारे राष्ट्रीय पर्व जो है ये 3 पर्व है। पहला है 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो उसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी में लोगों के बीच में कई कन्फ्यूजन पैदा होती है। पहली बात, इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री के पीछे लेकर के जाऊंगा कि 26 जनवरी हर साल हम भारतवर्ष और दुनिया के तमाम जो हमारे वहाँ पे जितनी भी हमारी एम्बेसी है वर्ल्ड के अंदर, तमाम जगह पे गणतंत्र दिन के अवसर पर सारे कार्यक्रम, झंडा को लगाना, फहराना, ये सारी कार्रवाई वहाँ पर की जाती है। परंतु 26 जनवरी ही क्यों, 25 जनवरी क्यों नहीं, 24 जनवरी क्यों नहीं? तो इसके पीछे के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर उन्होंने एक रावी नदी के किनारे पर घोषणा करी कि अभी अंग्रेजों का जो शासन है उसकी 1 इंच जमीन भी भारत उनको नहीं देगी। अब हम चाहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा उन्होंने करी। परंतु उस समय उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ा सा ये दिसंबर खत्म होने जा रहा है तो हम जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आगे देखा कि जनवरी का जो महीना है, जनवरी का आखिरी जो रविवार है, संडे है, उस दिन 26 जनवरी 1930 को उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा भारत जो है अभी अंग्रेजों के चुंगल से निकलने वाला है और पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, हम उनकी एक बात को नहीं मानेंगे। इस तरीके की घोषणा करने के बाद जब समय आगे बीतता गया और उनके हर साल यानी कि 1931, 26 जनवरी 1931, 32, 34 से लेकर के 1949 तक ये सिलसिला चलता रहा कि भी 26 जनवरी को हम जो है हमारा स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कि इसी दिन जो है हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी है। तो ये जो समय वहाँ से चला, लेकिन उस समय अंग्रेजों का जो लास्ट फेज में चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर एक तरफ चल रहा 1939 में, तो अंग्रेजों पर लगातार जर्मनी ने 15 दिन तक डे एंड नाइट में इतना बोम्बार्डमेंट किया कि अंग्रेजों की कमर टूट गई। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, उस समय का जो प्रधानमंत्री अंग्रेज का था, ब्रिटिशर्स का, वो विंस्टन चर्चिल था। तो उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा था और उसकी जो अपोजिशन पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। तो भारत ने लेबर पार्टी के साथ उनका अच्छा संबंध था, तो उनको बोला कि भाई आप हमें आज़ादी दीजिए, आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए, तो हम आपको पूरा साथ और सहयोग देने के लिए तैयार है। तो उस समय जो है इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के अंदर विंस्टन चर्चिल की जो है हार होती है और लेबर पार्टी की जीत होती है। अब लेबर पार्टी के जो नेता है एटली करके था, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको हमने वादा किया है कि आपको आज़ादी दिलाएंगे, आपको जो आज़ाद करेंगे। तो उस समय उन्होंने सर्वप्रथम 1946 के अंदर भारत के अंदर कैबिनेट मिशन भेजा और उस कैबिनेट मिशन के अंदर उन्होंने कुछ मंत्री यहाँ पर भेजे और
जवाहरलाल नेहरू को उस समय बोला कि आप अपनी अंतरिम इंतरिम जो सरकार है, अंतरिम सरकार को बनाइए और अपने जो मिनिस्टर बनाने हैं मैं आपको आज़ादी देने जा रहा हूं, तो हम देखते हैं कि आप किस तरीके से देश का शासन चला सकते हैं। तो उस समय उन्होंने अपनी इंटरिम सरकार को बनाया, मंत्री लोगों को बनाया। उस समय पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था, 1946 की मैं बात कर रहा हूं। तो उस समय हमारे जो पार्लियामेंट के सदस्य थे वो 389 सदस्य थे, सारे मिलकर के, पाकिस्तान और भारत। तो उस समय जो है उन्होंने बोला कि भाई अभी 46 आ गया है, तो सबसे पहले आपको अपना बंधारण बनाना पड़ेगा, संविधान बनाना पड़ेगा, और संविधान जब होगा कि देश को कैसे चलाना है तो वो हम देखेंगे। तो उस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने फिर, वो उस समय का पहला प्रधानमंत्री था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी जो है एक कमेटी की रचना करता हूं, और उस कमेटी के अंदर जो है भारत में तकरीबन जो है 22 कमेटियां बनाई। भारत के उस समय जितने भी राज्य रहे होंगे तो उसमें 22 कमेटियां बनाई, और उसमें से सबसे सर्वोपरि कोई कमेटी थी तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया एज ए चेयरमैन। कारण क्या है कि उस समय, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं कि भारत के अंदर तो था ही, परंतु दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कॉलर अगर कोई बंदा था, जिन्होंने 4-4, 5-5 सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी प्राप्त किया हो, डॉक्टर ऑफ साइंस हो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर 300 स्टूडेंटों का स्टडी करने के बाद सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंट बंदा कौन था, तो आज भी वहां पे उनका जो स्टेचू लगा हुआ है कोपर का, स्कूल के गेट के आगे कैलिफोर्निया में। और लंदन में उन्होंने बारेट लो की उपाधि प्राप्त करी। डॉक्टर ऑफ साइंस वैसे देखा जाए तो पीएचडी के बाद का कोर्स है, 6 साल का कोर्स है, लेकिन इन्होंने 1.5 से 2 साल में उस कोर्स को पूरा किया। तो ऐसे बंदे की कंधे पर ये भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभी इस समिति के अंदर उनके 7 सदस्यों को नियुक्त किया गया। अभी ये जो 7 सदस्य ऐसे थे, पीढ़ थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसको कुछ समझ में नहीं आया, या तो काम करने के इच्छुक नहीं थे, तो उनमें से तकरीबन जो है 6 सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, और एक जो बंदा बचा उसकी डेथ हो गई 1948 के अंदर। तो इस प्रकार के सारी जो जिम्मेदारी हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आ जाती है, और उसके साथ उसको सहयोग देने के लिए एक बीएन राव, जो इनकी डेथ होने के बाद वो आए, उन्होंने दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशन थे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मंगाया, स्टडी किया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो अपनी ध्यानपूर्वक ये जो 22 कमिटीज थी, जो उनको कार्य सौंपा गया था कि भी स्टेट का संचालन कैसे करेंगे, राष्ट्र का संचालन कैसे करेंगे, इस प्रकार से सर्वप्रथम 1946 में 9 दिसंबर 1946 में संसद भवन में सेंट्रल हॉल के अंदर ये भारत का संविधान लिखना शुरू हुआ। और वो जो संविधान था, पूरा लिखते लिखते उनको तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3 साल का समय लग गया। वो जो 3 साल है, वो 3 साल यानी कि 9 दिसंबर 1946 में संविधान लिखना शुरू हुआ, और लास्ट जो है 26 नवंबर 1949। अगर ये समय जो है उसको हम गिनती करते हैं तो पूरा भारत का संविधान, हस्तलिखित संविधान, इंग्लिश में 1 कॉपी और हिंदी में 1 कॉपी, ये दोनों कॉपी को लिखने के लिए 2 साल 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा। और इसके बाद तकरीबन 200 से ज़्यादा बार इसके ऊपर संसद में मीटिंग हुई, और उस पर डिस्कशन चला, और फाइनली जो है पूरा ड्राफ्ट तैयार हो करके 26 नवंबर 1949 को उस समय सौंपा गया। कि तब तक भारत में शासन प्रणाली नहीं थी, तब तक भारत के अंदर राष्ट्रपति का कोई चयन नहीं हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ इंतरिम
सरकार जो चला रही थी 1946 से लेकर के 51 तक कोई इलेक्शन भारत में नहीं हुआ था। तो ये जब पूरा बन करके तैयार होकर के आ गया, और मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि जब भारत अखंड था 1946 के अंदर, तो उस समय 389 पार्लियामेंट के सदस्य थे। लेकिन जैसे ही 14 अगस्त 1947 के अंदर पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अपना अलग एक राष्ट्र बन करके उभर करके आया, उनका पाकिस्तान का जन्म हुआ। और उस इंटरिम सरकार के अंदर लियाकत अली खान, वो भारत के फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे, वो पाकिस्तान चले गए। और इसके बाद तकरीबन जो है 90 मेंबर्स, इनमें से 389 से निकल करके पाकिस्तान चले गए, और भारत में फिर लास्ट में 299 सदस्य बच गए। अब इन 299 सदस्य में कुछ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपीज थे, उनका निधन हो गया, और निधन होने के पश्चात 284 सदस्य जो फाइनली बचे, उन्होंने ये दोनों हस्तलिखित जो भारत का संविधान है उसके अंदर उन्होंने सिग्नेचर करी, और उसको एक रूप दे दिया कि ये भारत का फाइनल संविधान है। परंतु अभी प्रॉब्लम ये आ गई बीच में कि 26 नवंबर 1949 के अंदर तो संविधान को उन्होंने फाइनल रूप दे दिया, लागू कब करेंगे? लागू करने के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की जो घोषणा करी थी 26 जनवरी 1930 के अंदर रावी नदी के तट पर, पिछले 20 साल से हम पूर्ण स्वराज कौन से दिन मनाते हैं? 26 जनवरी 1930 से लेकर के 1950 तक, यानी 20 साल तक हमने 26 जनवरी को ही मनाया। मेरा संविधान तो 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया। फिर पार्लियामेंट कमेटी में मीटिंग हुई और डिसीजन लिया गया कि 1-2 महीना और इंतजार करते हैं। तो दिसंबर का महीना गया, जनवरी का महीना गया, और जनवरी में 24 जनवरी 1950 के अंदर ये संविधान वापस जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा गया। सारे मेंबरों ने साइन कर दिया और फाइनल मोहर उसमें लगी थी कि इसमें भी अगर कोई फाइन फिनिशिंग करना है तो वो कर सकते हैं। सो फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 नवंबर को दिन के 10:18 में साइन, और अगले 6 मिनट के बाद में वो संवैधानिक प्रमुख यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में वो आए, और भारत का जो संविधान है वो 10:24 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अमल में आया कि अब जो है हमारा वंश परंपरागत चलने वाला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होगा। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, भारत एक सॉवरेन कंट्री बन गया, और उसी दिन से उस दिन को गणतंत्र दिवस यानी कि प्रजासत्ताक दिन के रूप में पूरा भारतवर्ष उसको मना रहा है। और उसमें वो सारे जो प्रावधान हैं, भारत का संविधान 395 आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स, और इसके अलावा उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स उसमें बनाए गए 22 पार्ट्स आज की डेट में अगर मैं कहूँ, और इसके बाद जो उसमें अधिसूचना है, अधिसूचिका जिसको बोलते हैं कि शेड्यूल, नो शेड्यूल, तो आज की डेट में यानी कि 1950 से लेकर के अभी तक टोटल जो है उसके अंदर जो बदलाव हुआ 395 आर्टिकल उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो तकरीबन 100 अमेंडमेंट्स हुए हैं। और आज की डेट में जो आर्टिकल अगर कहा जाए तो 448 आर्टिकल्स हैं, 25 उसके पार्ट्स हैं, और 12 उसके शेड्यूल्स हैं। तो इस प्रकार से भारत का संविधान 13 किलो वजनी उस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सारे सदस्यों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन इस बंदे ने जो विधिवेता बोलते हैं कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
दिन रात एक करके भारत को, एक स्वतंत्र भारत को, तब जा करके भारत अंग्रेजों की चुंगल से बाहर आया। 15 अगस्त 1947 को भी स्वतंत्र पूर्ण स्वराज दिन मनाते थे, 48 को भी मनाते थे, 49 को भी वही मनाते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 सुबह के 10 बज करके 24 मिनट के बाद भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह अमृतलाल जी मकवाना जी ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की जो महत्व थी वो बतावी, पर जिस तरह सैनिकों की बात करें, सैनिकों का क्या रोल रहा था वो थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं। उस समय सैनिकों का भी पूरे जोश के साथ, कारण क्या है कि आप और हम सभी जानते हैं कि 1946 और 47 में जो एक युद्ध का माहौल पाकिस्तान के साथ हुआ, उन्होंने अपनी जान की, अपने देश की आन बान और शान को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। और भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह है, राजगुरु है, और ऐसे लोगों ने हंसते हंसते फांसी के मंच पर चढ़ गए और भारत देश को आज़ादी दिलाई। और उसमें आज़ादी किसी एक आदमी की वजह से आज़ादी प्राप्त नहीं हुई है। हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे जो जाबाज सैनिक, आज वो इनक्लीमेंट वेदर, चाहे वो -40 डिग्री टेम्परेचर हो, जहां मैं सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस करके आ रहा हूं, जहां पे +50 डिग्री टेम्परेचर हो, चूरू जैसी राजस्थान की जगह, राजस्थान में भी मैं नौकरी करके आया हूं, तो ऐसे दुर्गम हालातों के अंदर, चाहे आसाम के जंगल हो जहां पे साल में 12 महीना बारिश होती हो, ऐसी जगह, दुर्गम जगह पे भी हमारे सैनिक डट करके मुकाबला कर रहे हैं। तब आप और हम आज सुख चैन से, चाहे वो 15 अगस्त का त्यौहार हो, राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे 26 जनवरी का पर्व हो, वो हम खुशी खुशी के साथ मना रहे हैं और सेफ्टी के साथ मना रहे हैं। तो उन जाबाज सैनिकों को, जिस देश के लिए, जिन्होंने आन बान शान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जो बलिदानी हुए हैं, जो इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदानी दे दी है, तो उन वीरों को मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आने वाले समय में भारत के प्रत्येक नागरिक, गुजरात की प्रत्येक नागरिक, बड़ौदा के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि राष्ट्र प्रथम, मेरा देश प्रथम। चाहे आपके पास 10 कंपनी हो, 10 घोड़े हो, 10 बंगले हो, वो सब बेकार है। आज अगर देखना है तो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तकरीबन 1 साल पूरा होने जा रहा है। आप उसके हालात देखिए, 5-5, 10-10 कंपनियों के मालिक आज रोड पे आ गए हैं। कारण राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे। तो इसलिए अभी जैसे देखा जाए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो पहला 26 जनवरी आज के दिन उन्होंने जो बदलाव लाया है कि हम अंग्रेजी की गुलामी से जूझ रहे थे, तो वो राजपथ को बदली करके कर्तव्य पथ नाम रखा गया। 21 तोपों की सलामी दी जाती, वो तोपें हटा करके विदेशी तोपे को भारत की इन चीजों को करवाया गया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अभी एक नया दौर शुरू किया है कि जो लास्ट राजा जॉर्ज पंचम, जिसका पुतला दिल्ली के अंदर लगा था, उसको हटा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुतला लगाया गया। अंडमान निकोबार के अंदर हमारे जो परमवीर चक्र हैं, जो उनके नाम अंग्रेजों के नाम से थे, उन सारे नामों को हटा करके आइलैंड के 21 हमारे जो परमवीर चक्र, सोमनाथ शर्मा से लेकर के योगेंद्र शर्मा तक, जो हमारे 21 परमवीर चक्र देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, सर्वोच्च मतलब असाधारण कार्य किया है, उनके नाम से उनको भी सम्मानित किया है। तो आज जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री देश की एयरफोर्स को इतना तगड़ा बना रहे, आर्मी को इतना, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पेंशनरों को भी उन्होंने रिवाइज पेंशन दे करके उनका हौसला अफजाई किया है, हौसला बढ़ाया है। और आर्मी को तो अच्छी तरीके से ये 7वां पगार पंच, 1 रैंक 1 पेंशन दे करके एक बहुत बड़ी सौहार्द की है। और इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर, हमारे आर्मी का मनोबल, AK-203 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो वेपन है, जो रशिया बनाती थी, उनको हमने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के कारण
कोरबा अमेठी के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डाली है तो हमारी जितनी भी पुराने राइफलें हैं उनको हटा करके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AK-47 से भी बढ़कर के आगे जो राइफल है वो भारत के अंदर 7 लाख राइफलें बनी और वो इंडियन आर्मी के तमाम फोर्सों को दिया जाएगा, CAPF को दिया जाएगा, जिससे हमारी सेना का मनोबल जो है मजबूत होगा। आज रफाल जैसा सौदा करके दुनिया को चकाचौंध कर दिया, चाइना की नींद हराम हो गई, चाइना के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। आज हमने ब्राह्मोस मिसाइल बनाई है, ब्राह्मोस मिसाइल का भी चाइना के पास कोई तोड़ नहीं है। आज हमारे पास जो रडार है, आज हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, अगर मैं कहूं कि चाइना का कोई भी सैनिक 2 या 3 महीने से ज़्यादा वो गलवान घाटी हो या तिबेट हो या अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, नहीं टिक सकता। हमारे पास वो 2 सैनिक बटालियन है, एक ITBP फोर्स है जो तिबेटियन लोगों को हमने उसमें भर्ती कर रखा है और एक जो विकास बटालियन जिसको बोलते हैं। और लद्दाख साइड में हमारे पास लद्दाख स्क्वाड है। 3-3 साल अगर लद्दाख में उसको रख दिया तो उनको कोई चीज़ नहीं होना, इतना मनोबल है, डे नाइट करके वो लड़ाई लड़ सकता है। बट चाइना के पास 2 महीना क्या, उसके कमांडर कितने मारे गए ठंड के कारण, क्यों उनके पास वो क्षमता है ही नहीं। वहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी है तो उनके माँ बाप भी इतनी चिंता करते, सैनिक में अगर कोई लड़का भर्ती हुआ है तो वापस आएगा नहीं आएगा, वो अपना टोटल पूरा करने के लिए जा रहा है। तो आज हर हालत में मैं छाती ठोक करके बोल सकता हूं कि दुनिया का कोई देश भारत की सेना के सामने नहीं टिक सकता है। आज हमारा एयरफोर्स इतना सुसज्ज है, आज हमारा नेवी इतना सुसज्ज है, आर्मी इतनी तैयार है, तो दुनिया के 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए भी हम बिल्कुल सक्षम है और तैयार है। और पाकिस्तान की हालत को कंगाल बना दिया है, आप और हम सब जानते हैं। तो इतना ही कहकर मैं देशवासियों को फिर एक बार अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बड़ौदा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी बात को पूरा करने से पहले एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं या हमारे जो सैनिक हैं जब भी छुट्टी पर आते हैं तो कुछ ना कर सके तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आसपास के घर में रहते हो तो चाय पे बुलाइए, थोड़ा उसका सम्मान बढ़ाइए। जिस प्रकार मोदी जी ने इतनी एक पड़कार फेंकी एयरफोर्स पर, अगर जत्था जा रहा है तो सारे उठ करके उसको तालियां बजा करके उनका सम्मान करते हैं। अगर ट्रेन में कोई फौजी जवान सफ़र करता है, अगर किसी कारण से सीट नहीं है तो उनको सीट प्रोवाइड कीजिए। अगर फौजी जवान ही नहीं रहेंगे तो आप और हम कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि तमाम फौजी जवानों को हर फंक्शन में, हर जगह पे उनको बुलाया जाए, उनका सम्मान किया जाए। ये मेरा भारत के लिए, गुजरात के लिए और बड़ौदा वासियों के लिए छोटा सा एक मैसेज है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि किस तरह आज़ादी की जो कहानी थी अमृतलाल मकवाना जी ने खूब ही अच्छी तरह से हमको समझाई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है और देश के प्रधानमंत्री जिस तरह अभी आर्मी और बात करें समंदर हो, नेवी में जो अभी मोदी जी बदलाव ला रहे हैं, एयरफोर्स में बदलाव ला रहे हैं, आर्मी के जवानों के लिए जो फैसिलिटी नरेंद्र मोदी जी अभी जो कर रहे हैं, आज लाल किला से भी उन्होंने अच्छे मैसेज अपने हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको दिए हैं। पर जिस तरह अमृतलाल मकवाना जी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिन की जो आज हम सभी मना रहे हैं उसकी जो कहानी आप तक पहुंचाई है, शायद मैं जहाँ तक जाता हूँ कुछ लोग नहीं जानते थे, पर आज मुझे भी काफ़ी सीखने मिला है, काफ़ी जानने मिला है। जिस तरह अमृतलाल मकवाना जी ने पूरी कहानी 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की जो कहानी बताई है, मैं आशा रखता हूं कि ये जो कार्यक्रम हम आपके तक लेके आए हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ स्पार्क टुडे न्यूज़ का जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो इंस्टा है उसे भी फॉलो कीजिए। फिर से दोबारा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम सुनोनो के साथ मैं कौसर, स्पार्क टुडे न्यूज़ के लिए।